doctors. I'm extremely grateful to Professor Altaf Alam, who will carry on with our series of palliative care. Or once we are done, we will have questions, and I think the house will also be open to discuss what's going on right now in Pakistan regarding the COVID situation. और उस पे भी हम, और मुझे आपसे फीडबैक भी चाहिए, क्योंकि वेरी सीरियसली वी आर थिंकिंग कि हम इसको किसी तरीके से लें, एटलीस्ट हम आपस में बात करते रहें, हम अपने आप अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें, अपनी डिफिकल्टीज शेयर करें, एंड वी ट्राई कि हम किस तरीके से इस सिचुएशन को कर सकते हैं टैकल. So I can see a lot of familiar names. I welcome all of them. अल्ताफ साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है. तो सर मेरे ख्याल में अगर आप अपनी प्रेजेंटेशन स्टार्ट करें, then we will have time for some discussion later on. Thank you. Can you hear me? Yes, sir, we can hear you. Okay, Uzair, thank you, Asad. आज हम अपने पैलिएटिव केयर जो सिरोसिस में हमारी सीरीज थी उस पर हम कंटिन्यू करते हैं, और आज का टॉपिक है असाइटिस और हाइड्रोथोरेक्स. ये याद रखिएगा कि हम ट्रांसप्लांट कैंडिडेट्स की बात नहीं कर रहे. ये वो पेशेंट्स हैं जो एंड स्टेज लिवर डिजीज में है और जिसके लिए ट्रांसप्लांट की ऑप्शन नहीं है. सो आई वेलकम यू ऑल, और I'll start my presentation with the first slide that I have no disclosures to make regarding this presentation. इसमें कुछ बातें मैं ईजल क्लिनिकल प्रैक्टिस गाइडलाइंस की करूंगा जो कि डीकम्पनसेटेड सिरोसिस के बारे में उन्होंने की हैं. बहुत यूजफुल हैं. इट इज वर्थ रीडिंग दिस आर्टिकल, और उसको मैं काफी जगहों पर आपको दिखाऊंगा. इनके मुताबिक और वर्ल्ड अब बिलीव करती है कि कॉम्पनसेटेड, डीकम्पनसेटेड और एंड स्टेज को हमें फर्दर स्टेजेस में डिवाइड करना चाहिए. जब आप पेशेंट को देखते हैं कॉम्पनसेटेड स्टेज में, तो अगर उसका लिवर स्टिफनेस की वैल्यू लेस देन 20 है और HVPG लेस देन 10 है, तो ये, और कोई वेरिसीज नहीं है, तो ये स्टेज 0 डिजीज है कॉम्पनसेटेड की. अगर लिवर स्टिफनेस 20 से ज्यादा हो गई है किलो पास्कल और HVPG इज मोर देन 10, जिसको हम क्लिनिकली सिग्निफिकेंट पोर्टल हाइपरटेंशन CSPH, क्लिनिकली सिग्निफिकेंट पोर्टल हाइपरटेंशन कहते हैं बेस्ड ऑन HVPG मेजरमेंट, तो ये स्टेज 1 है. और स्टेज 2 कंपनसेटेड सिरोसिस की वो है जहां पर वेरिसीज अपीयर हो गई हैं, और ऑफ कोर्स ये वो होगा जहां पर HVPG या पोर्टल प्रेशर इज मोर देन 10 मिलीमीटर ऑफ मर्करी. तो हमें लिवर स्टिफनेस और पोर्टल प्रेशर पे हम फर्दर सब क्लासिफाई कर सकते हैं कंपनसेटेड सिरोसिस को इनटू स्टेज 0, 1 एंड 2. अब दूसरी तरफ जाते हैं डीकम्पनसेटेड सिरोसिस में. यहां पर स्टेज 3, 4, 5 है. स्टेज 3 जहां पर पेशेंट ब्लीडिंग के साथ प्रेजेंट कर रहा है, आइदर एक एपिसोड और रिपीटेड. स्टेज 4 उसको कहेंगे जहां पर नॉन ब्लीडिंग, फर्स्ट नॉन ब्लीडिंग डीकम्पनसेशन हुई है, जैसे एनकेफ्लोपैथी या असाइटिस. और स्टेज 5 जब हम कहें कि सेकंड डीकम्पनसेटेड इवेंट भी हो गई. असाइटिस तो थी या ब्लीडिंग थी, अब एनकेफ्लोपैथी भी अपीयर होना शुरू हो गई है. सो डीकम्पनसेटेड और कंपनसेटेड को हम डिफरेंट स्टेजेस में डिवाइड कर सकते हैं. इसी तरह एंड स्टेज है जिसको हम स्टेज 6 कहते हैं, रिफ्रैक्टरी असाइटिस, परसिस्टेंट हेपेटिक एनकेफ्लोपैथी, जॉन्डिस, इन्फेक्शन, renal impairment, organ dysfunction, acute on chronic liver failure, and all this progresses to death. So basically end stage or late decompensation is stage 6 according to the EASL guidelines. और ये सारी दुनिया में अब इनको इन स्टेजेस पर समझा जाता है. सो इट्स अ गुड आइडिया कि आप लिवर स्टिफनेस, पोर्टल प्रेशर और डीकम्पनसेटिंग इवेंट्स के साथ आप इनको इन स्टेजेस में क्लासिफाई कर सकें,
ताकि आपको आउटकम पता चल सके। अगर हम देखें तो कंपनसेटेड सिरोसिस जो कि जनरली एसिम्प्टोमेटिक होता है, मीडियन सर्वाइवल इज अप टू 12 इयर्स। लेकिन जो आज हम बात करने लगे हैं डीकंपनसेटेड और एंड स्टेज लिवर डिजीज की, वहां पर सर्वाइवल बहुत कम है। अगर पेशेंट डीकंपनसेटेड सिरोसिस में है, स्टेज 3, 4, 5 में है, तो सर्वाइवल इज नॉट मोर देन 2 इयर्स। और ये आपको पता होगा अपनी प्रैक्टिस में, आप देखते हैं आज आपके पास 500 डीकंपनसेटेड पेशेंट्स हैं और 3 से 4 साल के बाद वो सब के सब गायब हो जाते हैं और नए पेशेंट आपकी लिस्ट में शामिल हो जाते हैं। वो कहाँ जाते हैं? ऑफ कोर्स जिनका ट्रांसप्लांट नहीं हुआ, दे ऑल डाई बिकॉज ऑफ एंड स्टेज और स्टेज 6 late decompensation, and all these events are killing. आज हम सिर्फ डीकंपनसेटेड और एंड स्टेज की बात करेंगे और उसमें सिर्फ असाइटीज और हाइड्रोथोरेक्स की बात करेंगे, चाहे वो अनकॉम्प्लिकेटेड हो चाहे रिफ्रैक्टरी हो, और सिर्फ हम आज इसी की बात करेंगे। मैं आपको पहले 3-4 केसेस बताना चाहता हूं। पहला पेशेंट मेरा है 72-year-old gentleman with known ischemic heart disease, diabetes, CKD, decompensated cirrhosis, presents with marked abdominal distension, PSE grade 4, oliguria, deep jaundice. On examination, he is ecteric, afebrile, blood pressure is 90/50. There is marked ascites, grade 4 hepatic encephalopathy. He has pampers on, which is completely dry. How will you manage this patient? हम ये देखेंगे। अभी इससे पहले कि हम इसके मैनेजमेंट पे जाएं, लेट्स सी अनदर सिमिलर केस। 68-year-old gentleman known to have decompensated cirrhosis for almost 2 years with past history of recurrent GI bleeding, ascites, intermittent hepatic encephalopathy, now presents with marked abdominal distension and oliguria. He refused evaluation for liver transplant for multiple reasons in the past, which we are not going to discuss. On examination, he is also jaundice, afebrile, low blood pressure, respiratory rate 32, tense ascites. Bilirubin is 2.2, creatinine is 2.1, hemoglobin is 9.4, sodium 130 and albumin 2.1. Typical numbers जो आप इन पेशेंट में देखते हैं. How will we manage this patient? He is basically currently conscious but has many features which tell you that he has almost terminal or end stage liver disease. इसी तरह एक 69-year-old lady known to have decompensated cirrhosis for almost 2 years with past history of ascites requiring recurrent admissions, repeated acetic taps, and maintenance high-dose diuretics, now presents with severe or marked abdominal distension, as we call it, tense ascites. She also refused evaluation for liver transplant in the past. She is also jaundiced, afebrile, low blood pressure. She's got respiratory embarrassment, 32 per minute respiratory rate, and tense ascites. Numbers are bad, as we have already seen in the previous patients. How will we manage this patient? And finally, the fourth patient is a 60-year-old lady, decompensated cirrhosis for 2 years with past history of ascites requiring recurrent admissions, repeated taps, high-dose diuretics, presents with abdominal distension, shortness of breath. She's not a transplant candidate. Numbers on examination, she has moderate ascites and right pleural effusion, low blood pressure, high respiratory rate, and numbers are like all other patients previously, quite bad. So bilirubin 2.2, creatinine 1.1, hemoglobin 9.4, sodium low 130, and albumin 2.1. How will we manage this patient? This patient has right pleural effusion. So we will take these patients up later on. So let's move on to what the EASL guidelines recommend. The EASL guidelines recommend that if you have an etiological factor, whatever the stage of the liver disease is, you should try and get rid of it. Whether it is B, whether it is C, whether it is alcohol, you should try and get rid of it if you can. If you can't,
either transplant or on the other side, supportive care and death. So we now recommend that you treat all patients with hepatitis B and C in decompensated cirrhosis in the hope that at least 1/3 of them will recompensate. By that I mean that from stage 5, 4, 3, they can move to stage 1 or 2, which is compensated cirrhosis. And this happens, but not in all, only 1/3 of patients. A lot of things are happening and a lot of research is going on in treating gut microbiota. We think that it can improve the stage of the liver fibrosis. We can work on improving disturbed circulatory function that we see in cirrhosis by giving, for example, long-term albumin, controversial, but a lot of debate is going on. Treating the inflammatory state with statins, for example, and a lot of data is available with simvastatin, and targeting portal hypertension with beta blockers, which we all do even today. So all these are areas of research, and we don't yet know the answers definitively to each of these, but certainly a lot of progress is being made, and hopefully we'll have better answers in the future. So आज मैं बात करूंगा ascites और hydrothorax. Hydrothorax का मतलब है effusion, pleural effusion, sorry. In end stage decompensated liver cirrhosis, जो liver transplant के candidates नहीं है because of one reason or the other. Let's talk about ascites first. It is one of the commonest complications in decompensated cirrhosis. 5 to 10% of patients with compensated cirrhosis will develop ascites every year. So it is a dynamic cycle where compensated goes into decompensated, and 5 to 10% of your patients will shift from compensated to decompensated every year. Ascites is not a good thing to have. It looks bad, but the important thing is that it behaves badly, and it has a significant impact on patients. It impairs working and social life, may lead to frequent hospitalization, requires chronic treatment. It may lead to further complications like spontaneous bacterial peritonitis, HRS, refractory ascites, etc. And it carries a poor prognosis. Once you develop ascites in decompensated cirrhosis, 5-year survival is not more than 30%, certainly less in our country from what we see. Ascites can be uncomplicated or refractory. By uncomplicated, we mean that when ascites is not infected, refractory, and not associated with impairment of renal function. So these are the complications which can appear later on, and they always do, because the natural history of liver disease, untreated liver disease, advanced liver disease, progresses through all these stages. So what do the guidelines say about uncomplicated ascites? Firstly, if you have a patient with ascites, think of cirrhosis first, because it is the most common cause worldwide of ascites. Sometimes you need to admit the patient with ascites who has recently developed ascites, take a history, physical examination, do an abdominal ultrasound, lab assessment, liver and renal function, electrolytes, and most importantly, analysis of acidic fluid. Ascites can be graded based on the amount of fluid in the abdominal cavity. You can just maybe call it mild, moderate, or severe, or grade 1, grade 2, grade 3, means the same thing. Mild ascites may be difficult to detect clinically and only detected by ultrasound. Grade 2, moderate ascites, you can detect it clinically, causing abdominal distension. And grade 3, large ascites, the patient is not feeling well with it, and you can just see it. You don't need to even examine the patient. You can see it
when the patient exposes one's abdomen, you can clearly see it. Mild, moderate, and severe or tense ascites is the classification, or grade 1, 2, and 3. As mentioned by the guideline, all patients presenting with ascites for the first time, diagnostic paracentesis should be carried out. Generally speaking, just a neutrophil count, acetic fluid protein, and SAG calculation is what is needed. So you just need total protein, albumin, neutrophil count, and maybe culture and sensitivity. In certain cases where the imaging and other studies have suggested that you may be dealing with a malignancy, cytology should be performed as well. And in very limited conditions, you may need to do other tests like LDH, triglyceride level, etc., etc. So all this is optional, but neutrophil count, culture, protein, and albumin, so that you can calculate SAG, is important. SAG is basically serum albumin acetic fluid gradient. All you need is serum albumin and acetic fluid albumin. And you take the ratio. If it is more than 1.1, this is due to portal hypertension. So SAG calculation should be done in all patients with ascites. So how do you deal with uncomplicated ascites? Grade 1 or mild ascites, you may just need to advise the patient on low salt diet. If the albumin is low, maybe try and improve it by adding albumin orally, like egg whites every day. 2 egg whites every day should suffice. But if you have moderate ascites, you need to do more than this. So you need to restrict sodium according to the guidelines. 2 grams of sodium, or which is equal to 5 grams of table salt, is what is recommended. And what does this mean? 1 teaspoonful of table salt in a day. This will be 5 grams of table salt and 88 millimole of sodium. Very severe sodium restriction is not recommended. अपने patients को ये ना कहें कि नमक मुकम्मल तौर पे बंद कर दें, क्योंकि उससे डाइट का मजा इतना खराब हो जाएगा कि उनकी न्यूट्रिशन अफेक्ट होगी और वो खाएंगे नहीं. So some degree of sodium restriction is advised, which, as I mentioned, is 5 grams of table salt, 88 millimole of sodium, which is equal to 1 teaspoon of table salt in a day, 24 hours. Diuretics देनी पड़ती हैं moderate और severe ascites में, चाहे आप acetic tap करें या ना करें, उसके बाद देनी पड़ती हैं. I generally start with low dose spironolactone and furosemide, say 50 of spironolactone and 20. So aldactone 50 and 20 Lasix. Sometimes I even give Lasix on alternate days and spironolactone 50 milligram daily to start with. हमें ये नहीं पता कि patient का response कैसा होगा. Some people respond very quickly and some don't. Follow up is important. आप patient को 1 हफ्ते के बाद बुलाएं और अपनी डायूरेटिक्स को ऊपर या नीचे एडजस्ट करें. हमेशा पेशेंट का वेट करें, जो सबसे अच्छा आइडिया आपको बताता है. ऑफ कोर्स एग्जामिनेशन पे भी पता चलेगा और पेशेंट भी बताएगा कि पेट नरम हो गया, और आपको एग्जामिनेशन पे भी पता चलेगा कि ascites अब नहीं है या कम हो गई है. सो ये आपको, वेट इज द बेस्ट क्राइटेरिया इन जनरल क्लिनिकल प्रैक्टिस. इंक्रीज एंड डिक्रीज द डोज जब पेशेंट फॉलोअप के लिए आए. छोटा डोज देने का एक फायदा तो ये भी है कि बाज दफा आपके पेशेंट गायब हो जाते हैं, 3-3 महीने नहीं आते. और अगर आपने हैवी डोज शुरू किया है तो वो बिल्कुल प्रून बन के आ जाते हैं आपके सामने, डिहाइड्रेटेड, एनकेफेलोपैथिक, ना पेट में पानी ना सर्कुलेशन में पानी, एंड यू नो they may come back to you in encephalopathy. So it is better to start with a low dose and then increase gradually. Although अगर आपके पास patient reliable है, follow up कर सकते हैं, तो you can
be liberal as well. Maximum dose 400 to 160 generally है, कहीं 600 भी लोग ने कहा है, but 400 of aldactone and 160 milligram of Lasix or furosemide is what is maximum permitted dose in cirrhotic ascites. हमारा टारगेट वेट लॉस का क्या होना चाहिए? 0.5 मिलीग्राम पर डे उन पेशेंट्स में जिनमें एडीमा नहीं है और 1 मिलीग्राम पर डे जिनमें एडीमा है। इसीलिए मैंने कहा कि पेशेंट का वेट बेसलाइन पर और हर फॉलोअप पे होना जरूरी है। आपको चाहिए कि आप नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स, एस इनहिबिटर्स, एआरबी ब्लॉकर्स, अल्फा 1 ब्लॉकर्स, अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स और कंट्रास्ट मीडियम अवॉइड करें इफ पॉसिबल, क्योंकि ये वो चीजें हैं जो किडनी के फंक्शन को मजीद इम्पेयर करेंगी और सिचुएशन को खराब करेंगी। जो पेशेंट सीवियर एसाइटिस के होते हैं वो ऑलरेडी टाइप 2 हेपेटोरेनल में होते हैं और ये तमाम चीजें उनको वर्सन करती हैं। हमेशा वॉच फॉर PSE। मसल क्रैम्प्स आर क्वाइट कॉमन एंड डिफिकल्ट टू मैनेज, मैं बात करूंगा इस पर। हाइपोनेट्रीमिया, हाइपो या हाइपरकलीमिया, एक्यूट किडनी इंजरी, ये तमाम चीजें कॉम्प्लिकेशंस के तौर पे हो सकती हैं। मसल क्रैम्प्स के लिए बेस्ट ट्रीटमेंट बैक्लोफेन, IV एल्ब्यूमिन, प्रीगैबलिन और विटामिन E है, लेकिन कैल्शियम, विटामिन D ये भी ट्राई किया जा सकता है। सो आप अपने पेशेंट में वन एट ए टाइम इनमें से कोई चीजें ट्राई कर सकते हैं। सारी चीजें थ्रो करने की जरूरत नहीं है। मे बी कैल्शियम और विटामिन D दें और बैक्लोफेन या विटामिन E या प्रीगैबलिन में से कोई चीज ऐड कर दें। एल्ब्यूमिन IV कुछ पेशेंट्स को डीकम्पनसेटेड में हम एवरी 2 और एवरी 3 वीक्स देते हैं एंड उसका मकसद यही होता है कि देयर इज सम डेटा कि उनकी सर्वाइवल भी बेहतर होता है और उनके क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बेहतर होती है। सो ये आपके पास ऑप्शनल है, अगर पेशेंट अफोर्ड कर सके तो जरूर करें। आमतौर पे एक वक्त आता है जब आपका पेशेंट रिस्पॉन्ड करना बंद कर देता है। इसमें आपका कसूर नहीं है, पेशेंट का कसूर नहीं है, खुराक का कसूर नहीं है, दवाइयों का कसूर नहीं है। ये नेचुरल प्रोग्रेशन ऑफ डिजीज है, जहां लिवर सिरोसिस में पेशेंट को HRS, एनकेफेलोपैथी या एक्यूट किडनी इंजरी हो गई है, जिसकी वजह से वो पेशेंट रिस्पॉन्ड, और ऐसे ही पेशेंट को हम रिफ्रैक्टरी एसाइटिस कहते हैं। रिफ्रैक्टरी एसाइटिस को मैं बाद में लूंगा। सोडियम रिस्ट्रिक्शन पे मैंने ऑलरेडी बात कर दी है कि हम चाहते हैं कि 2 ग्राम सोडियम जो कि 88 मिलीमोल सोडियम हो, जो कि 5.2 ग्राम टेबल सॉल्ट के बराबर है, और ये 1 टीस्पून के बराबर बनता है। Fluid restriction is not necessary unless there is marked hyponatremia, less than 125. हमारा गोल ये है कि नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस हो। इसका मतलब ये है कि पेशाब में सोडियम ज्यादा निकले और अंदर कम जाए। सो पेशेंट 88 मिलीमोल ले रहा है और वो 150 मिलीमोल यूरिन में निकाले, ये हमारा गोल है। हमारा गो के ये लिवर सिरोसिस में मुश्किल होता है क्योंकि किडनीज सोडियम कंजर्व कर रही होती है किडनी में। ये रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम जो है वो एक्टिवेटेड होता है और किडनीज सोडियम को रिटेन कर रही होती है। तो ये आपने जो है गाइडलाइन लेनी है कि सोडियम को कितना रिस्ट्रिक्ट करना है। जैसे मैंने कहा कि बहुत ज्यादा सोडियम फ्री डाइट ना दें, बिकॉज इट बिकम्स अनपैलेटेबल and may affect the nutritional status of the patient. Refractory हम किसको कहते हैं? 2 चीजें हैं, diuretic resistant, diuretic intractable। नाम भूल जाए, इनका मतलब यह है कि आप मैक्सिमम डोज डायूरेटिक्स का दे रहे हैं, लाइक एल्डेक्टोन 400 और Lasix 160, और पेशेंट की एसाइटिस कम नहीं हो रही। और दूसरा यह है कि ये डोज आप दे ही नहीं सकते क्योंकि 200 और 80 पर पेशेंट को एनकेफेलोपैथी हो जाती है या एक्यूट किडनी इंजरी हो जाती है और आप डोज आगे बढ़ा ही नहीं सकते। सो ये दोनों को हम कहेंगे रिफ्रैक्टरी एसाइटिस। इनको आप डायूरेटिक रेजिस्टेंट पहली वाली कैटेगरी को, जिसमें आप मैक्सिमम डोज दे रहे हैं, कोई काम नहीं हो रहा, और डायूरेटिक इंट्रैक्टेबल जहां आप मैक्सिमम डोज दे ही नहीं सक रहे बिकॉज पेशेंट एनकेफेलोपैथी में चला जाता है या एक्यूट किडनी इंजरी में चला जाता है।
कुछ लोगों ने इसको और ज्यादा कॉम्प्लिकेट किया है कि बॉडी वेट 200 ग्राम पर डे, 4 days ऑफ मैक्सिमम ट्रीटमेंट, severe dietary sodium restriction के बावजूद और मैक्सिमम डोजेस ऑफ डायूरेटिक्स के बावजूद. बट ये सारी चीजें याद रखने की जरूरत नहीं है. इतना याद रखें कि 5 to 7 days में पेशेंट मैक्सिमम डोज डायूरेटिक्स का रिस्पॉन्ड ना करे या उसको कॉम्प्लिकेशंस हो जाए तो ये रिफ्रैक्टरी असाइटिस है. रिफ्रैक्टरी असाइटिस का दूसरा नाम हेपेटोरीनल सिंड्रोम टाइप 2 था, जो पुरानी टर्मिनोलॉजी में हम यूज करते थे. इस रिफ्रैक्टरी असाइटिस का इलाज क्या है? इसमें 3 टी फॉर ट्री, 3 टी याद रखें: टैप्स, टिप्स और ट्रांसप्लांट. हमारा पेशेंट ट्रांसप्लांट का कैंडिडेट ही नहीं है, इसलिए हम उसकी बात ही नहीं करेंगे. सो हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं? लार्ज वॉल्यूम पैरासिंथेसिस विद एल्ब्यूमिन. लार्ज वॉल्यूम पैरासिंथेसिस से क्या मुराद है? एनीथिंग लाइक 5 to 10 liters of ascites. 5 to 10 liters ascites टैप क्यों करेंगे? उसकी वजह यह है कि अगर आप 2 लीटर टैप करेंगे तो 4 दिन के बाद दोबारा करनी पड़ेगी. जब आप 5 लीटर टैप करेंगे तो 10 दिन गुजर सकते हैं अगर पेशेंट सोडियम रिस्ट्रिक्टेड डाइट पर कंप्लाइंट है, यानी वो 88 मिलीमोल से ज्यादा नहीं ले रहा. और अगर आप 10 लीटर पानी निकालेंगे तो पेशेंट के 20 से 21 दिन गुजर जाएंगे. सो 1-2 लीटर निकालने का कोई फायदा नहीं. सो इसीलिए मैंने लिखा है कि लार्ज वॉल्यूम पैरासिंथेसिस विद एल्ब्यूमिन. एल्ब्यूमिन कैसे देते हैं? तकरीबन 5 ग्राम ऑफ एल्ब्यूमिन हर 1 लीटर ऑफ ascites ड्रेन. सो अगर आप 4 से 5 लीटर निकाल रहे हैं तो नॉर्मल जो 20% या 25% ऑफ 100 cc देते हैं उस पर आप 5 लीटर निकाल सकते हैं. और अगर 10 लीटर निकाल रहे हैं तो 2 एल्ब्यूमिन की बॉटल्स इन्फ्यूज करते हैं. टिप्स वर्क्स बट इट इज एक्सपेंसिव. जो पेशेंट्स एनकेफेलोपैथी की हिस्ट्री में हो या करंट एनकेफेलोपैथी में, उनका किया नहीं जा सकता. और बहुत सारे पेशेंट जिनमें आप टिप्स करते हैं और उनको एनकेफेलोपैथी नहीं भी है, उनमें हो जाती है. अल्फा पंप बहुत एक्सपेंसिव है, रिक्वायर्स जनरल एनेस्थीसिया और हमारे मुल्क में अवेलेबल नहीं है. ये पेट के पानी को ब्लैडर में ड्रेन करता है और इसका कंट्रोल स्किन के नीचे होता है, जो आप बाहर से कंट्रोल कर सकते हैं. स्पीड ऑफ ड्रेनेज आप कंट्रोल कर सकते हैं. There is a lot of controversy on stopping beta blockers, particularly carvedilol, जिसका अल्फा adrenergic blockade effect भी है. कंट्रोवर्सी में जाने की बजाय आई वुड से कि अगर आपका पेशेंट स्टेज पे हाइपोटेंसिव भी है, रीनल इंपेयरमेंट भी है, हाइपोनेट्रीमिया भी है, तो कार्बिडोलॉल को तो जरूर बंद कर दें. और अगर आप प्रोपेनोलॉल देना चाहें, अगर ब्लड प्रेशर ठीक है, तो वो ज्यादा यूजफुल होगा, क्योंकि प्रोपेनोलॉल में अल्फा एड्रेनर्जिक ब्लॉकेड नहीं है इंट्रिंसिक, जो कि कार्बिडोलॉल के साथ है. और ये आप उसी वक्त यूज करें अगर ब्लड प्रेशर और रीनल फंक्शन प्रिजर्व्ड हो. और ऑप्शंस क्या हैं? पेरिटोनियो वीनस शंट. इस पे बहुत, आज से 25 साल पहले जब मैं नया इंग्लैंड से वापस आया था, तो यहाँ पर बहुत हमने किए हैं रिफ्रैक्टरी असाइटिस में, क्योंकि टिप्स उस वक्त होता नहीं था, और इट वर्क वेरी वेल. याद रखें कि रिफ्रैक्टरी असाइटिस का सर्वाइवल 6 to 12 months है, और ये पेशेंट ट्रांसप्लांट के कैंडिडेट्स नहीं है. शंट ब्लॉकेट की आप क्यों फिक्र करते हैं? सो आपके लिए ये ऑप्शन अब भी वैलिड है और इसको कंसिडर जरूर करना चाहिए. अगर पेशेंट के कुछ हफ्ते और महीने अच्छे गुजर जाएं तो इट वर्क्स वेरी वेल. ऑल्दो इसकी कॉम्प्लिकेशंस हैं. शंट ब्लॉकेट इज अ मेजर प्रॉब्लम, बट वो आमतौर पे 1 साल के बाद होता है. जल्दी भी हो सकता है, बट 80% आफ्टर 1 year. जब आप AKI-HRS में पहुंच जाएं, जहां पे रीनल इंपेयरमेंट शुरू हो जाए, वहां पे जहां अवेलेबल हो वहां टर्लीप्रेसिन, और जहां अवेलेबल ना हो माइडोड्राइन और ऑक्ट्रियोटाइड विद एल्ब्यूमिन दे सकते हैं. डोज इंक्रीज किया जा सकता है एवरी 3rd day, लेकिन अगर मैक्सिमम डोजेस को भी पेशेंट
7 to 10 डेज में रिस्पॉन्ड ना करे तो कंटिन्यू करने का कोई फायदा नहीं है। एसबीपी का हर एक पेशेंट में रूल आउट करना चाहिए डायग्नोस्टिक टैप करके, और अगर जरूरत हो तो एंटीबायोटिक्स दें। ये बात याद रखें कि लार्ज वॉल्यूम पैरासिंथेसिस AKI में भी, HRS में भी और SBP में भी किया जा सकता है। इट इज नॉट अ कंट्राइंडिकेशन। और जैसे मैंने कहा कि मीन सर्वाइवल रिफ्रैक्टरी एसाइटिस का 6 मंथ्स है। एंटीबायोटिक प्रोफिलैक्सिस कंसिडर करें अगर SBP नहीं भी हुआ है और आपके पेशेंट का CPT मोर देन 9 है, जो मेजॉरिटी ऑफ सच पेशेंट्स का होगा। एसिटिक प्रोटीन इज लेस देन 1.5, सीरम क्रिएटिनिन इज मोर देन 1.5, सोडियम इज लेस देन 130। और अगर आपके पेशेंट की कंडीशन फ्यूचर में इंप्रूव कर जाती है तो आप इसको बंद भी कर सकते हैं। SBP के बाद जनरली रिकमेंडेड ये है लॉन्ग टर्म या लाइफ लॉन्ग, लेकिन इन इंडिकेशंस के लिए अगर आप दे रहे हैं तो आप इसको रिवाइज कर सकते हैं और एंटीबायोटिक्स को बंद कर सकते हैं। अब आते हैं हाइड्रोथोरेक्स पे। हाइड्रोथोरेक्स क्या है? बेसिकली accumulation of tranudate in the pleural space। ये वही फ्लूइड है जो ascites थी और आपके आमतौर पे राइट साइड ऑफ डायफ्राम में होल हुआ है, जिससे ये ऊपर प्लूरल कैविटी में चली गई है। क्यों जाती है? नेगेटिव इंट्राथोरेसिक प्रेशर है, ascites को ऊपर की तरफ पुल करता है। लिवर एक्ट्स एज अ पिस्टन। राइट साइड ऑफ डायफ्राम में ऑलरेडी ज्यादा टेंडेंसी होती है ऑफ कंजेनिटल डिफेक्ट्स की, लाइक foramen of Bachtelek and hiatus of Morgagni. They are more common on the right side of the diaphragm। और अगर ये डिफेक्ट्स ना भी हो कंजेनिटल, तो ये पिस्टन एक्शन और नेगेटिव इंट्राथोरेसिक प्रेशर की वजह से वो अफेक्ट होता है जो आप फटे हुए गुब्बारे को मुंह में रख के एक बलून छोटा सा बनाते हैं। तो डायफ्राम ऊपर प्लूरल कैविटी में इसी तरह बलून की तरह ऊपर जाता है, और जब उसकी वॉल्यूम बढ़ जाती है तो प्रेशर की वजह से वो रप्चर कर जाता है और एक सुराख बन जाता है बिटवीन द पेरिटोनियल कैविटी एंड द प्लूरल कैविटी। और क्योंकि प्लूरल कैविटी में नेगेटिव प्रेशर है, वो सारा फ्लूइड ascites ऊपर जाना शुरू हो जाती है। और जब प्रेशर दोनों जगह बराबर हो जाए, प्लूरल कैविटी और पेरिटोनियल कैविटी में, तो फिर मूव करना फर्दर बंद हो जाता है। लेकिन उस वक्त बहुत ज्यादा एक्यूमुलेशन हो चुकी होती है। It can lead to severe respiratory embarrassment and particularly in patient with respiratory disease into respiratory failure as well. It can be complicated by bacterial infection leading to empyema, and it carries very, very poor prognosis. The only answer, satisfactory answer for such patients is liver transplant. अगर वो नहीं हो सकता तो दूसरी बेहतरीन ऑप्शन आपके पास टिप्स की है। बाकी सब पैलिएटिव है, और यही हमारा टॉपिक है कि पैलिएटिव हम क्या कर सकते हैं। एक बात याद रखें कि सारी प्लूरल इफ्यूजन सिरोटिक पेशेंट्स में सिरोटिक हाइड्रोथोरेक्स नहीं होती। तो आप कार्डियोपल्मोनरी डिजीज को जरूर रूल आउट कर दें, और एक चेस्ट फिजिशियन और कार्डियोलॉजिस्ट की ओपिनियन में भी एन एको, मे बी अ चेस्ट CT, मे बी अ चेस्ट एक्सरे टैप करने के बाद जरूर देख लें कि कहीं कोई प्राइमरी डिजीज तो नहीं है, और प्लूरल फ्लूइड को जब टैप करें तो उसको टेस्ट भी कर लें कि कहीं ट्यूबरक्लोसिस तो नहीं है। और एज आई सेड कि डायग्नोस्टिक thoracentesis is required to rule out bacterial infections and other causes of like malignant causes of pleural effusion. So EASL guidelines क्या कहती है ट्रीटमेंट के बारे में? लिवर ट्रांसप्लांट नंबर 1। अगर लिवर ट्रांसप्लांट नहीं हो सकता तो रिपीटेड टैप्स और डायूरेटिक्स। आपकी होप यह है कि डायूरेटिक से आप ascites कंट्रोल कर लें, रिपीटेड टैप से आप चेस्ट को ड्राई कर लें और होल खुद ब खुद क्लोज हो जाए। अगर वो छोटा है तो बंद हो जाएगा, बड़ा है तो कभी बंद नहीं होगा। सो you will carry on doing repeated taps and
diuretics. Of course, TIPS is an option. जब आप टैप करते हैं तो ट्यूब ना डालें कभी भी इन पेशेंट्स में. उसकी वजह यह है कि ट्यूब डाल दिए तो एक साइकिल बन जाएगा कि एसाइटीज चेस्ट में मूव करेगी, वो सारा चेस्ट का पानी ट्यूब के जरिए बाहर आता रहेगा और ये कभी भी आप इसको खत्म साइकिल को नहीं कर सकेंगे. सो ट्यूब ड्रेनेज इज नॉट शुड नॉट बी परफॉर्म बिकॉज ये कोई अच्छी ऑप्शन इन पेशेंट्स के लिए नहीं है. टिप्स is certainly an option, particularly उन पेशेंट में जिनमें कभी हेपेटिक एनकेफेलोपैथी नहीं हुई. फ्लोरोडिसिस is an option, provided आप एक ट्यूब चेस्ट में डालें, उसको ड्राई करें, एक ट्यूब पेट में डालें, असाइटीज को ड्राई करें और फिर ड्राइड कंडीशन में प्लूरल कैविटी में जो आप स्क्लेरोजिंग एजेंट डालते हैं वो डाल के इसको प्लूरोडिसिस कर दे. सक्सेस का चांस बहुत अच्छा नहीं है इसमें, इसलिए इट इज नॉट जनरली प्रैक्टिस्ड. बाज लोग वीडियो असिस्टेड थोरैकोस्कोपी करके प्लूरोडिसिस भी कर देते हैं और डायफ्राम के डिफेक्ट को भी रिपेयर कर देते हैं, जो यहाँ पर बताया गया है कि मैश रिपेयर ऑफ डायफ्रैग्मेटिक डिफेक्ट्स कुछ पेशेंट्स के लिए जिनमें अर्ली लिवर डिजीज हो और बाकी उनमें एनकेफेलोपैथी वगैरह ना हो, नंबर्स अच्छे हों तो आप ट्राई कर सकते हैं. अदरवाइज मोर्टेलिटी बहुत हाई होगी ऑफ एनी सर्जरी. लेकिन वैट्स इज अ पॉसिबिलिटी जो कि इसको रिपेयर भी कर सकती है डायफ्राम के डिफेक्ट. सो ये सारी डिस्कशन के बाद अब हम पहले नंबर पेशेंट में आते हैं जो ग्रेड 4 एनकेफेलोपैथी में है, टेंस असाइटीज में है, ग्रेड 4 हेपेटिक एनकेफेलोपैथी में है, ओलिग्यूरिक है. क्या करेंगे इसका? मैं तो इसको 500 सीसी प्लस आउटपुट आईवी फ्लूइड दूंगा, शुगर इसकी मेंटेन रखूंगा, पेन होगी तो पेन किलर दूंगा और कुछ भी नहीं करूंगा. लेट हिम डाई पीसफुली. सो बेस्ट सपोर्टिव केयर इज द आंसर. दूसरे नंबर पे जो पेशेंट है जिसको जीआई ब्लीडिंग भी हो चुकी है, असाइटीज चल रही है 2 साल से, इंटरमिटेंट एनकेफेलोपैथी भी हो रही है और अब ओलिग्यूरिया भी है और सीवियर टेंस असाइटीज है. जैसे देखें क्रिएटिनिन ज्यादा है. सो ये बेसिकली एचआरएस एकेआई कैटेगरी में है, जिसके लिए पहला स्टेप तो मैंने उसे कंफर्टेबल करने के लिए लार्ज वॉल्यूम पैरासिंथेसिस की, followed by terlipressin and albumin to try and reverse HRS. अगर SBP हो, आपने पेरिटोनियल टैप किया है तो उसको ट्रीट करें. अगर ये रिस्पॉन्ड किया HRS की ट्रीटमेंट को तो फाइन, वरना मैं नॉन रिस्पॉन्डर की 7 to 14 डेज के बाद टर्लीप्रेसिन और एल्ब्यूमिन बंद कर दूंगा और इनको फ्रूसामाइड पर अगर ये रिस्पॉन्ड करते हैं तो घर भेज दूंगा और रिपीटेड टैप के लिए बुलाता रहूंगा, जो कि 5 to 10 लीटर मैं एक सेशन में कर सकता हूं इजीली. और आई विल फॉरगेट अबाउट द किडनी. आई विल नॉट कंसिडर दिस पेशेंट फॉर डायलिसिस. अगर ये इसका HRS रिवर्स हो जाता है तो फिर वही चीज, रिपीटेड एसिटिक टैप्स. ये पेशेंट टिप्स का कैंडिडेट नहीं है क्योंकि इसको रिपीटेड एनकेफेलोपैथी के एपिसोड्स हो चुके हैं. सो हमारे पास सिर्फ रिपीटेड टैप्स है. जब इसकी किडनी इंप्रूव कर गई तो मैं डायूरेटिक्स और रिपीटेड टैप्स पर इसको कंट्रोल करने की कोशिश करूंगा. तीसरा पेशेंट, ये भी डीकंपेंसेटेड सिरोटिक है फॉर अ लॉन्ग टाइम. रिपीटेड एसिटिक टैप्स ऑलरेडी होते रहे हैं, हाई डोज डायूरेटिक्स इसको देते रहे हैं. ये अब ऑल्दो किडनी फंक्शन नॉर्मल है बट असाइटीज के साथ प्रेजेंट किया है. क्रिएटिनिन इसकी 1.1 है और बेस लाइन पे भी ये 1.1 1.2 ही चल रही थी. सो इसका क्रिएटिनिन इंक्रीज नहीं किया, लेकिन बहुत खराब है. सोडियम भी कम है, एल्ब्यूमिन कम है, बिलिरुबिन ज्यादा है. इसको मैं लार्ज वॉल्यूम पैरासिंथेसिस फॉलोड बाय डायूरेटिक्स. इसको कोई एनकेफेलोपैथी के एपिसोड्स नहीं है, मैं टिप्स या पेरिटोनियो वीनस शंट या अल्फा पंप अगर अफोर्ड कर सकता है के लिए कंसिडर जरूर करूंगा. लेकिन mainstay large volume paracentesis with albumin followed by diuretics.
एंड जब तक ये सिलसिला इस तरह चलता रहे, आई गो थ्रू इट. आखिरी पेशेंट हमारा हाइड्रोथोरेक्स के साथ है, जिसकी राइट प्लूरल इफ्यूजन है, मॉडरेट असाइटीज है, एनकेफलोपैथी कोई नहीं है, होशो हवास में है, लेकिन नंबर्स खराब है, एल्ब्यूमिन 2.1, बिलिरुबिन 2.2. हाउ विल यू मैनेज दिस पेशेंट? ये मैंने इसलिए एक फार्माकोथेरेपी लिखी है कि कुछ पेशेंट्स रिफ्यूज कर देते हैं प्लूरल टैप्स. उनमें आप ट्राई कर सकते हैं ऑक्टियोटाइड या टर्लीप्रेसिन, बट मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट इज थेराप्यूटिक प्लूरल एंड एसिटिक टैप फॉलोड बाय डायूरेटिक्स. एक दफा, 2 दफा, 3 दफा, 10 दफा, रिपीटेडली 100 दफा, आई डोंट केयर, लेकिन ट्रीटमेंट ऑप्शन यही है. ऑफ कोर्स इस पेशेंट को एनकेफलोपैथी की हिस्ट्री नहीं है, इस वक्त ये एनकेफलोपैथी में नहीं है, आप इसको टिप्स के लिए कंसिडर कर सकते हैं. और जैसे मैंने कहा, लिमिटेड नंबर ऑफ पेशेंट्स को प्लूरोडिसिस और वैट्स असिस्टेड डायफ्रैग्मेटिक रिपेयर के लिए या अल्फा पंप के लिए कंसिडर कर सकते. सो ये 4 केसेस मैंने आपको इसलिए शुरू में दिखाए और बाद में इनकी इलाज मैंने आपको बताया, वो इसलिए कि यही कैटेगरीज ऑफ पेशेंट्स हैं जो हमारे पास आते हैं. I'll stop here and will be happy to take questions if there are any. Thank you very much, Dr. Altaf. If you can stop share, sir. Thank you. जी सर, अस्सलाम वालेकुम. Thank you very much. As usual, an excellent presentation, and I think it cleared a lot of concepts. और सारे कोरोना के प्रेशर के बावजूद भी बहुत सारी बातें समझ में आई हैं. तो वी आर ओपन टू क्वेश्चन एंड आंसर. आपके पास रेज हैंड्स की ऑप्शन है, आपके पास आप वेव कर सकते हैं. एक मैं पहला सवाल करूंगा. मैंने जिन लोगों में हाइड्रोथोरेक्स और कैंससाइटिस और पेशेंट जिस तरह हाफजाबाद से, अलीपुर चट्टा से आते रहे हैं, तो I remember in 2 or 3 patients I've been guilty of putting a CVP line in, और उसको मैंने एंकर कर दिया और वो हर तीसरे दिन आ रहे थे. तो डेस्परेट होके ट्रांसप्लांट उन्होंने कराना नहीं था. तो I tried, patient of course they died 4 to 6 weeks, लेकिन उनकी फैमिली मुझे आज भी दवाएं देती है. वो हर रोज 1.5-2 लीटर निकलता था, वो उसको कनेक्ट करते थे, वो फ्लश कर देता था नॉर्मल सेल लाइन से, फिर पानी आ जाता था. तो वो इतने खुश थे. आई डिडंट एक्सपीरियंस इन्फेक्शन इन एनी केस. मैंने ये जरूर करता था कि 8-10 दिन के बाद आई यूज्ड टू रिप्लेस दैट लाइन. तो मैं 2 हफ्ते मैक्सिमम उसको देता था, एंड देन आई यूज्ड टू रिप्लेस दैट सीवीपी लाइन. उसको अंदर छोड़ देता था प्लूरल कैविटी में, एंड इट केप्ट ऑन ड्रेनिंग. सो वो जो सेटिस्फेक्शन है, एंड ऑफ कोर्स डॉक्यूमेंटिंग एवरीथिंग, स्पेशल कंसेंट, एवरीथिंग इज. तो आपके बारे में क्या कहेंगे? Then we'll go to Dr. Khalid Akbar. He wants to ask a question. जी sir. Thank you, Asad. Farooq has also joined us. Welcome, Farooq. आज से 35 years ago, when I was, started doing my first on-call job in UK, at that time, patients with pediatric PD, peritoneal dialysis cannula in place, would come in for removal of acidic fluid and then go back. So they used to come into the ward, and I was really surprised to see them. We never did it here in Pakistan. This was for the first time I saw this. So it is not, you have to try and get them better. Whatever you use, CVP line, pediatric peritoneal dialysis cannula, and they come in for repeated taps with or without albumin. All this is an option. 27 years ago at Sheikh Zayed, we had around 30 to 50 Levine shunts for refractory ascites. And I can't tell you how effective it was. All this, fear of
complications and shunt blockade is useless, because these patients do not survive 6 months or so. And the risk of shunt blockade usually arises later on in the course, 6 months beyond putting it in, or 12 months beyond putting it in. Although nobody is doing it now, so it is a provocative sort of statement, but people stop doing it anyway because of its associated complications. But it has been done. So all these options are there. You have to make your patients comfortable. Your intent is right, and somehow you have to help these patients. Thank you. Doctor, I also welcome Tariq Bangesh Saab here. I can see him. Dr. Khalid has a question. Khalid Akbar Saab, I'm unmuting you. Uzair, can you unmute Khalid Saab? We can't hear him. Sir, yes, he's unmuted. जी मेरी आवाज आ रही है? आ रही है जी, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। डॉक्टर साहब की जो आज की प्रेजेंटेशन है एक्सीलेंट। मैं समझता हूँ कि काफ़ी अरसे बाद हमें एक कम्प्रीहेंसिव सिरोसिस के ऊपर और उसके मैनेजमेंट पे और प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने बहुत अच्छा उसको कवर करने की कोशिश की। तो उसमें दो चीज़ें मैं काइंडली उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर और हाईलाइट कर दें। एक तो ये है कि ये एक लॉन्ग टर्म पेशेंट्स होते हैं, तो इनके साथ जो डॉक्टर्स का पर्सनल इंटरेक्शन और उनकी जो शुरू में एक प्रॉपर काउंसलिंग जिसमें उनकी सिटिंग होनी चाहिए, जिसकी वजह से वो फिर पेशेंट जो है वो अल्टीमेटली कैरी ऑन रहता है और भागता नहीं है इधर उधर। तो ये हमारे जो डॉक्टर्स हैं ना, वो लैक करते हैं ज़्यादातर, जिसकी वजह से पेशेंट की ऐसे पेशेंट्स की क्रॉनिक पेशेंट्स की मैनेजमेंट में वो प्रॉब्लम आता है। तो इस पे थोड़ा सा काइंडली वो बात करना चाहें। दूसरा, प्रोफाइलेक्टिक एंटीबायोटिक्स और एंटीबायोटिक ड्यूरिंग ट्रीटमेंट, इसके हवाले से वो थोड़ा तफसील से नहीं बता सके, शायद उनके ज़हन में नहीं रहा। तो आई वुड रिक्वेस्ट के उस पर थोड़ी सी मजीद अगर वो उस पर बात कर लें तो इट विल बी वेरी मच एडिशन टू आवर नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। थैंक यू सो मच डॉक्टर असद एंड डॉक्टर जी। डॉक्टर अल्ताफ आप करें, फिर डॉक्टर नासिर हुसैन लक हैं, फारूक हैज अ लॉट टू ऐड। मैं फारूक आ रहा हूं आपके पास। जी अल्ताफ साहब। Very good point, Khalid Saab. Counseling is the key here. Not only with the patient, but with the family, which we omit or ignore. But, natural history of the disease, what to expect, what we are doing, why we are doing, all this has to be explained upfront. So this should not be really, ignored at all. So very important point. Antibiotic, very clear cut. SBP, one episode, start them on recommended antibiotics, which is either ciprofloxacin or norfloxacin, a day, long term, probably lifelong. If they improve and the ascites disappears persistently, then there is no point in continuing with antibiotics. And second, you have a patient who has a very advanced disease, sodium less than 130, creatinine more than 1.5, bilirubin more than 3, acetic protein less than 1.5. These are the patients in whom, even without an episode of SBP, you can put them on similar prophylactic treatment, and that should be continued long-term or lifelong, unless their condition improves and they go back to compensated stage 0, 1, 2, for example, after treatment of hepatitis C. Thank you. जी, thank you. Dr. Nasir Hussain Lak साहब हैं, can we unmute him? Thank you very much, sir. This is Dr. Manzoor from the SIUT. Are you listening to us? जी. Sir, there is a question for the refractory ascites, because it's not easy. It's always challenging to manage the refractory ascites. So the use of midodrine 7.5 milligram 3 times a day, that may convert the diuretic resistant ascites into the diuretic sensitive ascites. So what is your experience regarding that midodrine, use of that midodrine?
A very good comment and question. Personally, I have no experience of having success with in this way, but certainly, as I said, all these agents, midodrine, octreotide, terlipressin, they have this potential and could be tried or should be tried if your patient is affording and you have a drug available with you. Certainly, yes. जी तारिक मंगेश साहब इज हेयर गो कि हमने ट्रांसप्लांट पहले ही उड़ा दिया था लेकिन इट्स अ प्लेजर टू सी यू तो आपका हम कमेंट जरूर लेना चाहेंगे आपका एक्सपीरियंस जरूर लेना चाहेंगे जी जी तारिक साहब आपको अनम्यूट करना पड़ेगा जी Yeah, I'm first of all I think thank you very much Asad bhai and Altaf Professor Altaf तो मेरे लिए सब कुछ हैं टीचर भी हैं भाईजान भी हैं मेरे अच्छा रिगार्डिंग इट वाज अ वेरी गुड टॉपिक और सर ने जो है ना इंतहाई बड़े सिंपल अंदाज में मतलब उसको प्रेजेंट किया ताकि लोगों को कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं रिफ्रैक्टरी एसाइटिस में लेकिन इसमें अभी भी जो है ना आई थिंक इस फील्ड में रहते हुए अभी भी कुछ कॉन्सेप्ट हमारे जो है ना वो क्लियर नहीं है स्पेशली कि भी वो कौन से मैकेनिज्म हैं या वो कौन से ऐसे स्टेप्स हो जाते हैं जिसकी वजह से आई थिंक आपकी जो डायरेटिक जो रिस्पॉन्सिव एसाइटिस है वो बिकम डायरेटिक रेजिस्टेंस एंड देन टर्न इनटू रिफ्रैक्टरी एसाइटिस इनमें कौन से ऐसे मैकेनिज्म्स हैं दैट्स नंबर 1 नंबर 2 जब इन पेशेंट्स के ट्रांसप्लांट होते हैं यस इनके ट्रांसप्लांट्स के आउटकम भी इतने अच्छे नहीं होते क्योंकि दीस पेशेंट्स इवन आफ्टर ट्रांसप्लांट्स विद द नॉर्मल हेपेटिक वेनस प्रेशर एंड द पोर्टल वेनस प्रेशर्स और गुड लिवर परफॉर्मिंग स्टेटस एज वेल इसके बावजूद इनके एसाइटिस दे गो ऑन टू 3 months and certain studies में फॉर एग्जांपल इवन 5 months तक दे हैव बेसिकली एसाइटिस पोस्ट लिवर ट्रांसप्लांट्स तो देयर वुड तो सर थोड़ा सा इस पे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि पोस्ट ट्रांसप्लांट में अगर फॉर एग्जांपल इसी किस्म के एसाइटिस हों तो उनकी मैनेजमेंट में क्या ऐसी चीजें हैं कि क्या कोई मेडिसिन हैं या कोई ऐसे प्रोसीजर्स किए जा सकते हैं कि उनके एसाइटिस को पोस्ट ट्रांसप्लांट कम किया जाए थैंक यू तारिक जो नेचुरल हिस्ट्री है सिरोसिस की वो एक कंटिन्यूम है ऑफ रीनल इम्पेयरमेंट जिन पेशेंट्स में एसाइटिस नहीं भी होती उनमें भी सोडियम एक्सक्रीशन कम होता है और वक्त के साथ साथ रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम प्रोड्यूसेस हीमोडायनामिक चेंजेस जो कि पहले डायूरेटिक सेंसिटिव और उसके बाद डायूरेटिक रेजिस्टेंस या रिफ्रैक्टरी एसाइटिस में कन्वर्ट हो जाता है सो मैकेनिज्म वही है जो फ्रॉम द बिगिनिंग है इट इज अ कंटिन्यूम ऑफ द सेम प्रोसेस जहां तक पोस्ट ट्रांसप्लांट की है नंबर 1 मेरा एक्सपीरियंस बहुत लिमिटेड है पोस्ट ट्रांसप्लांट पेशेंट्स की मैनेजमेंट का विद मैंने कोई प्रॉब्लमेटिक नहीं देखे लेकिन बेसिक प्रिंसिपल्स शुड बी द सेम और ये एक इम्पॉर्टेंट बात है कि आपको अपने वैस्कुलर और लिवर की इंटेग्रिटी को फर्स्ट असर्टन कर लेना चाहिए ये ना हो कि आपकी पोर्टल वेन कंप्रोमाइज्ड है या ब्लॉक्ड है और उसमें तो एसाइटिस होगी सो पोस्ट ट्रांसप्लांट इंपॉर्टेंट ये है कि लिवर ठीक है या नहीं और उसका वेस्कुलेचर ठीक है या नहीं सो ये दो चीजें अगर आप कर लें तो फिर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट शुड बी द सेम Thank you. G. Farooq, we are eagerly waiting to hear from you. जी नहीं यार मेरा ख्याल है आप ज्यादती न करो I think we should keep things to their place. Can I just make very few comments? Dr. Tariq, coming back to your question, कि जब मैंने ट्रांसप्लांट भी कर दिया पेशेंट्स का तो फिर भी उनके रीनल फंक्शंस या उनकी एसाइटिस क्यों रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे सो आई थिंक डॉक्टर अल्ताफ हैज वेरी कॉम्प्रिहेंसिवली आंसर्ड दिस द ट्रीटमेंट रिमेन्स द सेम whether you have a part of a new liver or you even have a deceased donor जिसको आपने पूरा नया लिवर डाल दिया
problem is about the nitric oxide and the prostaglandins. आपको पता है कि जो kidneys है, I call it IBS of liver disease. अगर मैं HRS के पेशेंट की किडनी निकालूं और निकाल के किसी पेशेंट में रीनल ट्रांसप्लांट कर दूं तो वो एक्चुअली किडनी ठीक वर्क करती है. So basically what we are trying to, this is a functional problem of the kidney, not the organic problem. It is driven by the pre-renal interleukins, prostaglandins, nitric oxides, all the oxidants which are damaging the circulation, not actually the kidneys. There were studies who have done renal biopsies in those patients, and actually the biopsies were normal. So जो किडनी होती है ना इन पेशेंट की वो नॉर्मल है. आप लोग करते हो लाइव डोनर ट्रांसप्लांट्स. So therefore there is still a damaged liver within the system, and therefore वो किडनी जो आपने ट्रांसप्लांट से पहले नहीं परफॉर्म कर रहा था या फंक्शनल उसका इशू था, there will certainly be, even after transplant, you will have circulatory volume of nitric oxide, prostaglandins, interleukins, and all the cytokines that have caused the vasodilatation, and therefore that vasodilatation still remains. अच्छा, हम लीड्स में क्या करते थे? So we, of course, there is no live donor, or not as much as you guys are expert on here in the UK. तो हम लोगों का what we send, we tend to filter them till the time they actually go to theaters. And when they go to theaters, they will then go back, and we tend to keep them very positive. Why? Because all we're trying to do is not just trying to flush the kidneys, but what we're trying to do is keep them in a hyper volume state, to keep that really flushed in a way. And ऐसा कभी भी मेरे पास ऐसे patients थे जो even transplant के बाद भी जिनकी ascites रहे, and as Dr. Altaf said, that's how you manage. You just manage as you normally manage them, and it usually depending on कितना, I can only assume कि live donors में जितना volume आपने liver का replace किया है, and by the time the liver has gone back to its normal function, this is the time that it will take for the vasculature to come back to its normal strength. This is why we use terlipressin. It's a vasoconstrictor. जो students है ना अभी आज meeting में, that's what they need to understand. Terlipressin is exactly what it does. जो systemic circulation, जो आपकी portosystemic circulation, जो vasodilatation हो चुकी है, वो उसको reduce करती है, so that the blood supply to the kidneys increases, so the functional volume restores. So that's one. अच्छा, दूसरा डॉक्टर खालिद ने जो एक क्वेश्चन किया था कि why we don't communicate it very well. Can we actually do it better? And I certainly think कि palliative care में अगर कोई चीज important है सबसे ज़्यादा, तो वो है education and awareness, which people are doing, which then leads to better communication. अगर ये दो चीजें हमें दवाइयां improve करने की जरूरत नहीं है, हमें कोई और बड़ी मशीनें लगाने की जरूरत नहीं है. All we need is to educate and aware people more so they can communicate. अच्छा, इसका मतलब क्या है? जो ACLF के ऊपर NHS इंग्लैंड का मैंने पाथवे जब बनाया, तो I then actually realized कि सिर्फ हम नहीं हैं. Even experienced general physician consultants working at professor levels in UK, they don't understand कि अगर ACLF grade 2 का patient है, तो no matter what you do, if you can't transplant him, he will die, and his mortality in 3 months is this. अच्छा, why is this important? ये communication में बहुत help करता है आपको. जब आप first time patient के साथ बैठते हो, उसकी family के साथ बैठते हो, तो आप उसको बताते हो कि अगर आज मैं और आप ये फैसला करते हैं कि इस पेशेंट को हम ट्रांसप्लांट नहीं कर सकते किसी भी वजह से, वो फाइनेंशियल हो सकती हैं, वो पेशेंट की अपनी फ्रेल्टी हो सकती है. मैं क्लिनिकल फ्रेल्टी पे भी एक टॉक दे चुका हूं आप लोगों को कि मैं कैसे असेस कर सकता हूं कि वो मोर्टेलिटी से डायरेक्टली रिलेटेड. तो 3 महीने में 60% चांस है कि ये पेशेंट मर जाएगा. अब इसका मतलब क्या है? मतलब मैं उसकी फैमिली को ये बिठा के ये समझा रहा हूं कि अगर आज मैं इसको ट्रांसप्लांट नहीं करता हूं, तो 10 में से मेरे 6 मरीज होंगे
जो 3 महीने की तारीख तक जिंदा नहीं रहेंगे, तो क्या मैं और आप ये चाहेंगे कि हम इनको बार बार ये तकलीफ दें, या हम आज ये फैसला करें कि हम हर वो चीज करेंगे जो इनको आराम दे, हम हर वो चीज करेंगे जो इनसे तकलीफ को दूर लेके, और उसके मैं आपको तरीके समझा दूंगा. एंड आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, putting those words and those thoughts into patients and their families' minds are really very strong. अच्छा, दूसरा एजुकेशन एंड अवेयरनेस में ना, पर्टिकुलरली आप में से वो लोग जो आज इस मीटिंग में हो और जो अपने क्लिनिक्स करते हो शाम को, आप लोगों ने एक काम करना, आज जाके आपने एक बंदा पॉइंट आउट करना अपने क्लिनिक्स में से, जो चाहे वो नर्स है, चाहे वो कंपाउंडर है, चाहे वो लैब, जो आप लोगों को लगता है कि थोड़ा समझदार है, आप लोगों को लगता है कि वो अपनी मेडिसिन डाल के पैसे नहीं बनाने वाली तरफ जाएगा, उसको ट्रेन करो, उसको ये चीजें समझाओ. अब इसका क्या मकसद है? इसका मकसद ये है कि जब आपने ये फैसला कर लिया और आपको ये पता लग गया कि इस पेशेंट को, फैमिली को भी आपने एजुकेशन कर दिया कि इसकी अब लाइफ एक्सपेक्टेंसी अराउंड 6 मंथ्स, एसाइटिस का पेशेंट है, तो दे डोंट रियली हैव टू कम टू यू. आप डॉक्टर हो, आपके पास टाइम नहीं है, तो वो जो आपकी नर्स है वो ये कर सकती है कि वो उन पेशेंट की कॉन्टैक्ट डिटेल्स ले, और ऑल यू हैव टू डू, को बहुत बड़ा आपको सिस्टम नहीं चाहिए, उन पेशेंट्स की एक एक्सेल स्प्रेडशीट बना लो और उनका एक कॉन्टैक्ट नंबर लिख लो. वो बेशक आपको ब्लड टेस्ट अगर जिस गांव में रहते हैं वो वहां से करा लें, और आपको वो ब्लड टेस्ट व्हाट्सएप कर दिया करें हर 1 हफ्ते के बाद, और वो नर्स उनके कांटेक्ट में रहे जो उनको ये बता दे कि देखें मेरा पेट बहुत फूल रहा है और ये मेरे किडनी फंक्शंस थे, तो वो नर्स उनको फोन करे कि आप इस तरह करिए कि आप हमारे क्लिनिक में आ जाएं, उनको वो क्लिनिक में बुलाइए. डॉक्टर को, आपको इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं, जब बेशक आप इन्वॉल्व होना चाहते हैं आप जरूर हो जाएं. ये जो सपोर्ट मैकेनिज्म है जो आपका पेशेंट आपके क्लिनिक से अपने घर लेके जाएगा, उसकी फैमिली, कि ये कांटेक्ट मेरा खत्म नहीं हुआ इस डॉक्टर से, इस क्लिनिक से, दैट इज मोस्ट यूजफुल इन पैलिएटिव मैनेजमेंट. और इसलिए मैं कहता हूं कि एजुकेशन और अवेयरनेस सिर्फ फिजिशियंस के लिए जरूरी नहीं है, नर्सेस को भी ट्रेन करें अपने क्लिनिक्स में, उसको बुलाएं, वो क्लिनिक में आए, उसके आने से पहले आप लोगों को पता हो कि आपने उसको बुलाया, उसको टैप करें 5 लीटर, अच्छा अप जैसे डॉक्टर अल्ताफ ने कहा, अप टू 4 लीटर्स यू डू नॉट नीड टू गिव एल्ब्यूमिन. बहुत महंगा है पाकिस्तान में एल्ब्यूमिन, जो मैंने थोड़े बहुत वहां वार्ड राउंड्स किए हैं, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता. People will prefer to come back in 5 days for another 4 liters than to pay. I think it's about 10,000 pounds if I understand correctly, human albumin जो है. तो मत दो, कोई जरूरत नहीं है. उनको हर तीसरे चौथे दिन पे बुला लो जब तक कि उसमें कम नहीं होता. बेसिकली ऑल आई एम ट्राइंग टू से कि पहली चीज आप कम्युनिकेट कर दें फैमिली को कि इस पेशेंट का सर्वाइवल इज पोर, लेकिन एम्पैथिक होके. ये ना कहो कि मैं एक कंसल्टेशन में बैठा, मेरा बहुत ही दिल खराब हुआ, डॉक्टर साहब उसको कह रहे थे देखें जी आप पैदा गरीब हुए थे, आप मर भी गरीब रहे हैं, ये अब हमारा कसूर नहीं है. अब ऐसी बातें ना करें प्लीज. एंड आई एम श्योर यू गाइस ऑल आर. और मैं जब वो डॉक्टर साहब ने ये बात की तो मैं उस वक्त क्लिनिक से बाहर आ गया. बाद में मैंने डॉक्टर साहब को कहा, मैंने कहा देखो मरते आदमी को ऐसे ना कम्युनिकेट करो, ये तो आई मीन ही विल डाई बिफोर ही वाज इवन एक्सपेक्टेड टू डाई. कि मैं I was such a failure to myself, to my family that I couldn't do anything. So communication important है, education awareness कीजिए family की भी और अपने staff की भी. That's all very relevant. Thank you, Farooq. I think we जब Farooq बोलता है तो फिर हम time भूल जाते हैं. Farooq, thank you very much, and thank you very much, Dr. Altaf. जी Dr. Mangesh जी. Let me unmute you. Uzair, can you unmute? I've done that. Thank you very much, Asad bhai. अच्छा, I think very nice फारूक साहब ने ये डिस्क्राइब दिया कि ये जो ल्यूकोट्राइन्स हैं और नाइट्रिक ऑक्साइड्स हैं, जो एजेंट्स हैं जो कि वेज़ोडाइलेटर्स हैं, एंड आफ्टर ट्रांसप्लांटेशन इनके जो है ना मिकदार कम हो जाती है, एंड देन द एसाइटिस स्लोली एंड ग्रेजुअली बेसिकली जो है ना वो, क्योंकि किडनी तो वेल परफॉर्म्ड, उनका जो CMD होता है वो वेल प्रिजर्व होता है, तो दैट्स व्हाई दे परफॉर्म, उसके बाद शुरू कर देते हैं. लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि इसमें यस ट्रायल्स हैं, स्टडीज हैं
कि इवन ट्रांसप्लांट्स के बाद भी लोग टेलीप्रेसेंस यूज करते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द ट्रांसप्लांट सर्जन्स और मोस्ट ऑफ द ट्रांसप्लांट हेपेटोलॉजिस्ट they are against हैं, क्योंकि it has got high mortality associated with telepresent in the first 3 weeks post liver transplantation. ऐसा ही है। तो हाँ, एग्जैक्टली। तो मेरा जो ना फारूक साहब से क्वेश्चन है कि when will be the safest time, कि अगर हम समझते हैं कि भी 4 हफ्ते 5 हफ्ते, क्योंकि पेशेंट तो आपके पास आता है कि जी मैंने ट्रांसप्लांट किया ही एसाइटिस के लिए है और अभी भी मेरी एसाइटिस फॉर एग्जांपल चल रही है, तो when will be the safe period to start telepresence in these patients? So is there any safe period to start telepressin? My answer to this is actually there isn't. आपने first 3 months में तो बिल्कुल इसलिए नहीं करना, because इस अभी हमने कहा इस vasoconstriction, your hepatic artery is at risk, your circulation, don't ever do that. अच्छा, अगर आपने टेलीप्रेसेंट शुरू करना ही है और पेशेंट आपको बहुत ज्यादा कंस्ट्रेंट कर रहा है, तो अगेन कमिंग बैक टू द सेम पॉइंट, एक तो आप पेशेंट को ट्रांसप्लांट से पहले ये काउंसल कर दीजिए कि आप रिफ्रैक्टरी एसाइटिस वाले पेशेंट्स हैं, देयर इज सर्टेन एविडेंस कि अबाउट 25 हर एक 4 में से एक ऐसा पेशेंट जिसको मैं ट्रांसप्लांट इस स्पेसिफिक रीजन के लिए करता हूं, उसमें एसाइटिस कैन लास्ट अप टू 6 मंथ्स। चली जाएगी, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन टाइम लगेगा। उसका फायदा ये होता है कि पेशेंट आपको, ये पेशेंट की फैमिली आपको इतना ज्यादा बॉदर नहीं करती, तो यू डू नॉट हैव टू जंप इनटू टेलीप्रेसेंट। अच्छा, कमिंग बैक टू योर सेकंड क्वेश्चन कि अगर मुझे टेलीप्रेसेंट देनी ही है तो मैं कब दूं? पर्सनली आई थिंक वी शुड गिव एट लीस्ट 2 to 3 months, और इवन बिफोर यू स्टार्ट गेट देम हेपेटिक आर्टरी डॉपलर फर्स्ट। जस्ट मेक श्योर कि फ्लोज जो हैं हेपेटिक आर्टरी के एंड द लिवर वास्कुलेचर आर एक्चुअली वेल प्रिजर्व्ड before we और एक CT scan भी आप कर सकते हो vasculatures का, before you actually do that. But please, if you start telepressin, even ask your juniors to check renal functions, if not twice a day, every day. Start with the very dolos 500 mics BD से शुरू करें, you can give 4 times a day, but start with 500 BD, renal functions, then 3 times a day, renal functions, then 4 times a day. रीनल फंक्शन। अच्छा, और अगर आपको 5 से 7 दिन में रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा साइटिस का, प्लीज उसको बंद कर दें टेलीप्रेसेंट को। इट इज नॉट गोइंग टू वर्क। एक्चुअली इफ एनीथिंग गोइंग टू वर्क, मेक श्योर कि जब आप टेलीप्रेसेंट दें तो ह्यूमन एल्ब्यूमिन सॉल्यूशन साथ जरूर दें, इस पे कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल ना करें। और ये पेशेंट को, जारी बात है, पेशेंट को फिर एक्सेप्ट करना होगा कि एक तो मुझे एडमिट होना होगा, दूसरा इसमें पैसे भी लगेंगे। And yes, it's not a problem for everyone, but we need to make this very clear. Thank you. Thank very you nice. very much. Thank you very much. Thank you. Thank you. It remains for me to thank all of you who have joined. और अभी हम यही बात कर रहे थे कि गिवन द करंट सिचुएशन, एक तो हमारी दुआ है अल्लाह ताला आप सबको महफूज रखे, आप लोग अपना बहुत ध्यान रखें। वी विश यू ऑल द बेस्ट फ्रॉम आवर एको टीम, एको फैकल्टी। It's a very tough time that we are having, और अभी हम शायद ये भी फैसला कर रहे थे कि for another 4 to 6 weeks we got to focus more on how we are going to deal with this COVID crisis which has brewed up in Pakistan now. How we should be talking more amongst ourselves, and how how to train our general practice colleagues to deal with the patients, because general practice is flooded with fever and cough nowadays. The government does not have the resources to deal with these patients. So mere khayal mein we very soon, I think in next 3 to 4 days we're gonna have some decision on that. And Farooq is here. Good to see you, Farooq. Thank you very much. Dr. Altaf, thank you very much indeed. बहुत ही अच्छी टॉक थी आपकी और we thoroughly enjoyed it. काशिफ मलक की मुझे तस्वीर नजर आ रही है, मास्क में तो मैं आपको पहचान नहीं सका। Bushra is here, Dr. Israr is here, so thank you very much. Kiran is here, and our ECHO guys, Uzair, Haris, everybody. So thank you very much. So over to you, Uzair. You can call off the meeting. Thank you very much, sir. Till next time. Allah Hafiz.